वहां उसने माइक ऐसा लगा रखा कवि सम्मेलन में कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई, वो हिले ही नहीं, वो टस से मस नहीं हो, काठा भट हो रहा हो, अब माथा फोड़ी कुछ भी कर लो उसमें। उसने आकर के आयल की 2 बूंद भी डाल दी पर नहीं हिला वो। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या करेगा। तो वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 1 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आए समैया जी जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो ये माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। इतने बेकार लोग हैं अपने मालवा के, इतने एबले लोग हैं पहलवान, मैं आपको क्या बताऊं। अभी पिछले दिनों में गया वहाँ उज्जैन में कार्यक्रम करने के लिए, लोग इतने मजे ले लेते हैं। अच्छा कितनों को मेरे को एडवांस में बताना पड़ता। अभी तो क्या आजकल तो फिर भी ठीक है, रील वगैरह चल गई तो लोग पहचानते, रोहित जन्नाट है, आप लोग सब घर परिवार के ही हो। पहले तो मेरे को जाना पड़ता था कवि सम्मेलन में इधर उधर, तो मेरे को बताना पड़ता था भाई साहब मैं भी कवि हूँ, नहीं तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि यार इतने से चेचिस का ये कोई कवि होगा क्या। इनको भी नहीं कवि हो मतलब ये देखो आप दिग्गज कवि दिख रहे हैं, बढ़िया सुरेश भाई साहब बैठे हैं, लाफ्टर के बड़े चैंपियन, डील डोल देखो आप में जरा सा हो रहा। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं उलझ गया भाभी में, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे हम वहाँ ग्वालियर पहुंचे आयोजकों ने स्वागत कर आइए आइए। अब मैं सफर में था ट्रेन में तो मैंने बैग ले रखा लोअर टी शर्ट में ही, और वहाँ जैसे ही पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत कर आइए आइए बैठिए। हम लोग बैठे, देखना कैसे मजे लेते हैं शरीर के लोग। जैसे ही वहाँ बैठे तो उन्होंने आयोजकों ने स्वागत करा, चाय वाय शुरू करी। अब जीतू भैया हमने चाय वाय पीनी ही शुरू करी थी कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजकों में से एक व्यक्ति थे उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सर न रखा यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मारा? अरे बोले बात ही सी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही सी कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या, बात तो बताओ, चाटा मारा क्यों? अगर मैडम का जवाब ठीक लगे तो तालियों से पूरा गुंजाए आपका ये पांडाल। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोलो रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता कविता सुनाता है। तुम हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। हाँ बड़े लफड़े पड़ते हैं, बच्चा बच्चा क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं ये महीने भर बाद भाभी अब एक कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ, ये अतुल भैया की जीत पे इनने मम्मी को फोन लगाया पापा को कि नहीं भेजना पड़ेगा भाई साहब तू आया हूँ, नहीं तो महीने भर से कवि सम्मेलन में जाने नहीं दे रहा है। बोले बेटा बच्चे पकड़ने वाले खूब घूम रहे हैं, बोले अभी इंदौर उज्जैन देवास तरफ लफड़े पड़ रहे हैं, लिफाफे नहीं आ रहे, तुम्हारी ताली नहीं आ रही है, ताली वाली बजाओ बहुत यार लफड़े पड़ पंडित रहे के लिए। हैं। तुम्हारे को क्या बताऊं मैं। अभी मैं वहाँ उज्जैन गया, मैं महाकाल की सवारी दर्शन करने के लिए, सत्य घटना, मैं वहाँ गया दर्शन करने के लिए। मैंने कहा चलो बाबा महाकाल के दर्शन करें, श्रावण में सवारी निकलती बाबा की, तो मैं अकेला नहीं गया। मैंने कहा चलो मेरी 5 साल की बेटी है उसको लेके गया, हाँ मेरी खुद की। भरोसा तो रखो, वो बात अलग है कि महीने भर तक मेरे को ही भरोसा नहीं हुआ। तो भाभी जी मैं सत्य घटना, मैं उसको गुड़िया को गोद में उठा रखा, भाई साहब आपकी भतीजी को मैंने गोद में उठा रखा, जे महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़ हो रही, अटाटूट भीड़। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब ना मेरे को दिख रहा ना छोरी को दिख रहा, तो मैं एक ऐसा पिता के ग्लानि के भाव से मैं तड़प रही, मैंने कहा यार पंडित ना अपन दर्शन कर पा रहे ना छोरी को भी नहीं करा पा रहे। तो जब मैंने बहुत देर हो गई तो मैंने क्या यार धक्का दो ना घुसो। अब धक्का देकर के मैं घुसने लगा तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए धोती कुर्ते में, वो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता इसके मम्मी पापा के पास में। ताली गलत जगह बजा रहा हूँ, अगली बात पे उठेगी। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेकर बोले मेरा माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां बराबर उठाते रहो यार, लगे कि इंदौर में खड़ा हुआ। ये लफड़े बहुत दिक्कत होती है। अभी पिछले दिन भैया ने बताया कि ये शो में भी गया मैं, वहाँ में गया टीवी पे एपिसोड करना, वहाँ एपिसोड हो गया, उसके बाद में वो प्रोमो के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर। अब यहाँ तो फोटोग्राफर फिर भी बड़े इज्जतदार है, वहाँ बड़े खतरनाक चंट रहते हैं वो मुंबई के। अब उसने वहाँ क्या हुआ कि वो अतुल भैया खड़े हुए, हम 3 कवि थे, अब अतुल भैया खड़े हुए, इनके फोटो लिए उसने फोटोग्राफर ने 15-20 फोटो इधर से उधर से, 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से। ये बैठे, फिर एक और कवि खड़े हुए उनके फोटो लिए 15-20 फोटो इधर से उधर से 10 प्रकार से। फिर मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार,
तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित झन्नाट के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले नहीं ले ले इनके भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले रोहित झन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। बताओ जिंदाबाद पंडित। इतने हल्के में लेते हैं लोग। बताओ आप, बहुत संकट में हूं मैं, आपको क्या बताऊं। अच्छा, भगवान ने ईश्वर ने संसार बनाया, आपने अभी हनुमान चालीसा का पाठ करा, खूब आध्यात्मिक लोग हो आप। भगवान ने ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जब भगवान ने मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा कर हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु क्या मजा आ गया? आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? तो भगवान ने जवाब जो दिया उसमें हिलोर उठे, तो तालियां उठाने जरा राव वालों। भगवान से पूछा नारद जी ने, बोले वो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। वाह पंडित। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। आप समझ ही सकते हो, कभी समझ कर ही रहो आप। हाँ, ये अतुल भी खतरनाक व्यक्तित्व। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अरे जरा सा है, ये सब बढ़िया अच्छे कवि हैं, व्यवस्थित डील डोल, ऐसा नहीं है। मैं आपको तर्क देता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, जब खाना बनाती है, आटा गूंथती है, तो आटा गूंथने के बाद में रोटी बनाती है, तो सारी रोटियां जब बन जाती है और आखिरी में अगर थोड़ा सा लोया रह जाए आटे का, तो छोटी सी रोटी बना के रख देती है। उस भगवान ने भी हमारे को कवियों को बनाने के लिए आटा आटा गूंधा होगा, मिट्टी का, सबको बना दिया बढ़िया, अच्छी अच्छी मोटी रोटियां भी बना दी। आखिरी में थोड़ा सा रह गया होगा तो ये मैं देखता हूँ संवेदना। जिंदाबाद पंडित। अगली बात में संवेदना देखता हूं मैं जरा इस मालव धारा की, कि मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। वो ये सोच रहे कि ये गाय की रोटी सांड नहीं खा जाए। खा भी सकते हैं, सांड तो ठीक है, गाय की रोटी जो घर में रहती है वो तो मेरी जो पत्नी है वो खुद खा जाती है, और जो कुत्ते की रहती है यह हालत है। इतने हल्के में अर्थ पत्नी की बात क्या करो। अभी अतुल भैया, अभी 8 दिन पहले की बात में मेरी सगी पत्नी के साथ में अरे जीजी आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे दूसरी भी लेके घूम रहे हैं। हाँ, आजकल तो हालत खराब है। हाँ, थरूर जी भी देखो अमेरिका गए तो राष्ट्रपति ने तुरंत उनकी खुद की वाइफ की सिक्योरिटी बढ़ाई। बोला अगला आदमी चेतन नहीं है बहुत यार। तो आप वो, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अभी समझ में आ रही, कुछ को कल भी समझ में आई। तो आप भले आपको अभी समझ में आ रही हो या कल आए, जो भी हो, भले ही नहीं आए, लेकिन ताली आप जरूर बजा देना। नहीं तो कल अकेले कोने में बैठ के हंसोगे और ताली बजाओगे तो लोग बोलेंगे बावला हो गया यार। तो बड़े खतरनाक लोग। ये अब मैं घूम रहे पत्नी के साथ में, अब उधर से रात के 10 साढ़े 10 बजे अंधेरी रात में वो उधर से एकदम कुत्ता लपका। अब एकदम से आया कुत्ता लपका, बड़ा खतरनाक। तो मैंने आनंद फानंद को सूझ नहीं पड़ी, तो मैंने क्या, अपन पंडित बच्चों ने बच्चा पत्नी को तो बचाओ, तो मेरे तुरंत पूरी ऊर्जा लगा के उस पत्नी को उठा लिया। अब आप समझ सकते हो कि इस चेचिस के साथ मैंने उसको कैसे उठाया होगा, लेकिन पहलवान पूरी एनर्जी के साथ में मैंने उसको उठा लिया, उठाया, कुत्ते को हा हू करके भगाया। अब वो भाग गया, कुत्ता चले गया। अब वो कुत्ता चले गया, उसके बाद मैंने उसको उतारा। अब मेरे को लगा कि अब ये मेरे को धन्यवाद देगी, कुछ अच्छी बात बोलेगी, लेकिन भड़क गई मेरे ऊपर बुरी तरह से। भाभी बीच सड़क पे ऐसे चिल्लाई मेरे को और बोले कि यार भगवान की सौगंध, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि कुत्ते को भगाने के लिए लोग डंडा फेंकते हैं, लकड़ी फेंकते हैं, बाधा फेंकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मानक पहली बार देखा जो कुत्ते को भगाने के लिए पत्नी को ही फेंकने वाला था। अब बताओ, ये मरण है, क्या करो आप। अभी पिछले दिनों ये बनारस तरफ लेके गए मेरे को घूमने के लिए, तो मैंने मेरी पत्नी को फोन लगाया, 1000 रुपए की साड़ी खरीदी, एक बढ़िया सी भाभी। अब 1000 की साड़ी खरीदी और वाइफ को फोन लगाया, मैंने कहा कि हेलो, बोले हाँ। मैंने कहा कि मैंने एक बढ़िया सी 500 रुपये में साड़ी खरीदी है, तेरे को भेज रहा हूँ। बोले ठीक है, मैंने पार्सल कर दी। इनका दिमाग खराब, अतुल भैया कर। बोले पंडित ये क्या मामला? मैंने कहा क्या? अरे बोले लोग तो 500 की खरीदते हैं और 1000 की बताते, तो उल्टी गंगा व्यवहारिया। और मैंने कहा क्या करूँ, मेरी पत्नी है ही ऐसी। बोले कैसी? और मैंने कहा मैं कुछ भी चीज़ लेके जाता हूँ घर के लिए, देखिए लेके आया। कितने की लाया? मैंने कहा बम्बई से लाया 1000 रुपये की। यहाँ राजवाड़ा पे 400 रुपये टीम मिल जाती, तुम्हारे को ठग लिया किसी ने।
ये भिंडी क्या भाव लाए? अरे ये तो बढ़िया 20 रुपए की आधा किलो मिल गए। ये 15-15 रुपए टीम मिल रही है, ठेले पे मारी मारी ने कैसी मछलानी मट भिंडी लेके आए। मतलब उसको ये लगता है भाभी कि मेरे आदमी को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अच्छा आपको क्या लग रहा है ना, उसको क्या लग रहा है, वो तो ठीक है। आदमी कितना ही बड़ा कलेक्टर हो, मंत्री हो, विधायक ही क्यों नहीं हो, लेकिन जब वो घर जाता है ना तो उसकी पत्नी घर में बिठा के उसको पलंग पे रात को 10 बजे यही कहती है कि तुम्हारे में अक्ल नाम की चीज नहीं है। और ताली तो अगली बात पे उठा ना कि वो भी हाँ ही भरता है, क्योंकि वो ये सोचता कि अगर अपन में अकल होती तो इससे ब्याह कौन करता। तो वो मेरे भाई को मैंने क्या अतुल भैया उसको नहीं समझ में आया, तो मैंने 1000 की खरीदी पर 500 की बताई ताकि उसको लगे कि हाँ ये तो ठीक चीज भेजी। तो अब मैंने भेज दी। अब 2 दिन बाद हम लखनऊ में थे तो उसका फोन आया, बोले पार्सल मिल गया। मैंने कहा वेरी गुड, 1 नंबर, कैसी लगी साड़ी? अरे बोले बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया लग रही। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बोले नहीं सुनो एक बात तो सुनो। मैंने कहा अरे कुछ नहीं सुनना, 500 में इससे अच्छी साड़ी क्या? अरे बोले नहीं सुनो। मैंने कहा क्या? बोले कि आपने साड़ी इतनी अच्छी भेजी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही थी, पर पास वाली विमला भाभी को और भी अच्छी लग रही थी। मैंने आपने 500 रुपये में खरीदी थी, मैंने 700 रुपये में बेच दी। तालियां कमजोर है आप लोगों की। मरण आदमी का ऐसे हो रहा है, आपको क्या बताएं, मरण ऐसा हो रहा है। अच्छा कहाँ होएगा? मैं अभी वहाँ इंदौर से गौतमपुरा तरफ जा रहा है, ब्याह में वहाँ अवंतिका रिसोर्ट जाना मेरे को, सत्य घटना। मैं जा रहा तो वो बस खाली, उस बस में कोई भी नहीं, 8, 10, 15 लोग बैठे हुए हैं। अब लोग बैठे हुए ठीक है, एक डोकरी में चढ़ी अगले बस स्टॉप से, वो बैठने लगी। तो अब कहीं आदमी क्या फोकट में कहीं रुमाल धर देता, कहीं सूटकेस रख देता है, तो लोग मना रहे, बोले नहीं डोकरी में जगह नहीं, पीछे जाओ, डोकरी में जगह नहीं, जाओ पीछे जाओ। तो डोकरी में को किसी ने जगह नहीं दी यार। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं कुछ बोलने लगा, उसके पहले वो कंडक्टर वहां से बोला, अरे बोले डोकरी में कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो मेरे बोनट पे बैठ जाओ। और वो डोकरी में बेचारी बोनट पे बैठ गए, वो गरम गरम चेटे भी सही लेकिन यथा परिस्थिति तथा कार्य, बैठ गई वापड़ी वो। अब जैसे तैसे आगे बस बढ़ी कि एक सुंदर सी लड़की अगले स्टॉप से वहाँ यशवंत सागर के आसपास वहाँ से चढ़ी। अब वो जैसे चढ़ी बैठने के लिए, तो वो कोई अपना रुमाल हटा रहे, बोले आप बैठ जाओ मैडम, कोई सूटकेस हटा रहे, बोले मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई अपना सामान हटा रहे, मैडम यहाँ बैठ जाओ। पर वो पट्टी बैठे नहीं, वो नौटंकी दिखाए। तो उसकी नौटंकी देख करके वो डोकरी में बोनट पे से बोली। और राव वालों, बिजलपुर वालों, अगर आनंद आए तो तालियों का महोत्सव हो। वो डोकरी माँ का दिमाग खराब हुआ तो बोनट पे से उस छोरी को बोली, बोले नानी अरे बैठी जा नहीं तो थोड़ा साल बाद सारे के बोनट पे ही बैठना है। थोड़ा साल की बात है, बोनट पे आना। मालवा है ये, मालवा का आनंद है। हमारा इंदौर का आदमी बैठा हुआ है, ये सबसे चतरा आदमी इंदौर का। अच्छा इतना चतरा, इतना आनंद देने वाला कि खुद की फिक्र नहीं करेगा, दूसरे की चिंता पहले करेगा। पहलवान क्या बात है, तुम्हारे घीस की डंकी अभी तक नहीं आई है, तेरे को क्या लेना देना यार? नहीं, दूसरे की परवाह पहले। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में, जो घर में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, खुद के काम से लेना देना नहीं, लेकिन वो गाड़ी चलाते हुए, फटफटी चलाते हुए, आपने देखा होगा, दृश्य देखना, ऑब्जर्वेशन देखना, अगर मजा आए तो देखना। इंदौर का आदमी वो होता है जो एक हाथ से फटफटी चला रहा है, जो एक हाथ से फटफटी चला रहा है, दूसरे हाथ से कान में मोबाइल लगा रखा है, मुंह में गुटखा चल रहा है, कान पे मोबाइल चल रहा है, और इतना सारा झंझट होने के बावजूद भी वो साइड में दूसरे तरफ से गाड़ी जो आ रही है उसको राय देना नहीं भूलता। पहलवान साइड स्टैंड ऊंचा कर लो तुम्हारा। और अच्छा इतनी बात तो ठीक है, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे भाभी कि जिनके घर में उनकी लुगाई के साथ में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। वो वाइफ यही बोलते कि तुम कभी मेरी साड़ी की तारीफ तो करते ही नहीं हो, कभी साड़ी की प्रशंसा, ड्रेस की तारीफ तो करते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो ढंग से। ऐसे ऐसे लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हुए दूसरे की लुगाई को राय देते हुए मिलते हैं। भाभी जी ये साड़ी का पल्लू ऊपर कर लो, टायर में आ जाएगा। और ताली तो अगली बात क्या उठे, वो अगर भाभी जी कहते अरे भैया धन्यवाद, तो क्या बोलो, अरे धन्यवाद क्या भाभी, ये तो अपने घर की बात है। इतने एवले लोग रहे, इतने खतरनाक लोग। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, आनंद ले रहे हो, क्योंकि आज शिवाजी का जन्मदिन है, डिंगू साहब का, और बहुत बढ़िया आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई साहब। और जितनी खुशी आपको नहीं होगी, आपके परिवार वालों को खुशी नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो हम कवियों को है, क्योंकि आपका जन्म नहीं होता तो कवि सम्मेलन नहीं होता। हाँ, और आपको देख करके ये कवि तो ठीक है, इनकी फेसबुक की पोस्ट देखो आप, शिवाजी भाई साहब की ये फेसबुक पे पोस्ट डाली इन्होंने जन्मदिन वगैरह की कि आज कार्यक्रम हो रहा है। तो जिन कवियों को इन्होंने अभी तक बुलाया है वो तो डाल रहे बधाई, जिनको नहीं बुलाया वो भी दे रहा है। बोले आज निकल अपने को भी बुलाएंगे।
और ताली तो अगली बात पे उठे कि ऐसे ऐसे कवि और ऐसे ऐसे गीतकारों के भी कमेंट इनको आ रहा है जिन्होंने कभी मोदी जी को भी बधाई नहीं दी, वो इनको दे रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे कि मोदी जी तो कवि सम्मेलन नहीं कराएंगे, यही व्यक्ति कराएगा। इतनी खतरनाक टीआरपी, एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए भाई साहब के लिए। तो आइए मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। जितनी देर उन्होंने अतुल भाई ने कहा था उतनी देर लगभग हो चुकी है और आप लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नहीं तो हमारे भोपाल में अग्रसेन चौक पे कवि सम्मेलन हुआ, वो सेठ जी ताली नहीं बजा, घूर घूर के देखे, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार सेठ जी, मैंने पास में जाके पूछ लिया, मैंने कहा आपका नौकर भी ताली बजा रहे हो, आप सुमड़े जैसा देख रहे हो, क्या बात है? तो ताली नहीं बजाने का क्या कारण सेठ जी ने बताया, आनंद लेना अगली पंक्ति पे। मैं एक छंद सुना के बात समाप्त करता हूँ। वो सेठ जी ने क्या बोला, ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, वो कारण बताया अपना। बोले सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? वाह वाह पंडित, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इसी प्रकार बनी रहे। और ये मुस्कुराहट चाहे डिंगू जी का कवि सम्मेलन हो या जो भी कार्य हो, महोत्सव हो, वो तब हो सकता है जब देश के नौजवान कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर, कभी -20 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर के इस देश की रक्षा करते हैं, तब हम लोग इस प्रकार के महोत्सव कर लिया करते हैं। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करके स्थान ग्रहण करता हूं देश के नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए, और साथ साथ उस व्यक्ति के लिए भी, उस देश के प्रधान के लिए भी जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ। परिवर्तन को 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं, आप लोगों की तालियां मिले और तालियां पहुंचे भारतीय सेना के नाम। कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, अब आपकी तालियां उठे, कि हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। बोले भारत माता की।